मैं हबीब इकराम, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ये मेरी पुस्तक है, तुमको आना होगा। इशिका बुक डिस्ट्रीब्यूटर से ये छपी है। इसकी एक कहानी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, खामोशी का राज। वो 5-6 दिन अपनी बहन के पास लखनऊ रहकर आई थी। पति महोदय ज़्यादा दिन अकेले रह नहीं सकते थे। ये महिला अपने विद्यालय के किसी एक दिन, जयंती के कारण, मुसलमानों के किसी त्यौहार के केवल एक दिन, बीच के एक संडे, वह अपनी 2 कैजुअल को मिलाकर बहन के परिवार के साथ आनंदित हो ली। घर आने पर उन्होंने देखा कि काम करने वाली बाई कुछ अजब सी अनमनी व खामोश दिखाई दी। एक दिन तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसे रूप में लेकर सोचा कि शायद हो सकता है कि बाई स्वयं उनकी थकान को ध्यान में रखकर खुलकर बात न कर रही हो, कि मैडम बाहर से आकर थक कर बहन के परिवार से अलग होकर कुछ दुखी व अफसरदा होंगी। यकीनन उन्होंने इस काम करने वाली की तरफ से सोचकर उसको और उसके व्यवहार को B+ दिया था, और यह स्थिति वास्तव में उनके साथ थी। अगले और दूसरे दिन भी जब उन्होंने उसके व्यवहार और तौर तरीक़े में कोई अंतर नहीं पाया, जबकि वो स्वयं कल की तुलना में अपने को बेहतर और हल्का प्रतीत कर रही थीं, तो वो पहले कुछ घबराईं कि कहीं वो काम तो नहीं छोड़ने वाली है, या इसी आड़ में पैसे बढ़ाने का मुतालबा तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब काम करने वाली ने न काम छोड़ने की बात कही, न कोई पैसे या महंगाई की बात कही, तो बाई की ओर से घबराहट तो अवश्य कम हुई, परंतु शंका के काले बादल शनैः शनैः घुमड़कर आने लगे। इन्होंने उससे कुछ सीधे और कुछ घुमाकर पेट से निकालना चाहा, तो उसने भी घुमा फिराकर प्रश्नों को टाल दिया। इस स्थिति को देखकर शंका के बादल बरसने लगे और वह स्वयं इसमें विकल होकर बुरी तरह भीगने लगीं। शंका को समाप्त करके व्यक्तियों की भीड़ को हिलाना डुलाना शुरू किया। सबसे पहले तो उनके सस्पेंस के निशाने पर स्त्रियोचित और पुरुष कृत्रित्व व्यवहार के आधार पर, या कहिए पति की पतली गर्दन की बिना पर पति ही आ गए। हाँ नहीं के साथ इन्होंने भूत और वर्तमान खंगालने का सफलतम प्रयास किया। भूत में जाने से उन्हें याद आया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी बड़ी भाभी ने इनके रूमानी मूड और लड़कियों के चक्कर की मालूमात हुई कि कितने दिल फेंक और आशिक मिजाज हैं उनके पति। इन्हें लगा ये काम करने वाली स्त्री उसके पीछे किसी सानहे अर्थात हादसे का शिकार हो गई है। उसे अपने सहेली की याद आ गई, जो सभी सुविधाओं, अच्छी सैलरी और अच्छे पर्क्स के बावजूद इनके मना करते करते उसने इस्तीफ़ा दे दिया कि कोई हादसा होने के बाद नौकरी छोड़ने और अपनी इज्जत आबरू की सुरक्षा हेतु हादसे से पहले नौकरी छोड़ने में बहुत अंतर है। अब बाद वाली स्थिति अधिक अच्छी, सुंदर, बेहतर और इज्जत बचाऊ है। तो क्या ये भी कुछ ऐसे ही प्लान कर रही है? उनके समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तीसरे दिन जब वह काम पर आई तो उन्होंने स्वयं उसके घर के सदस्यों यानी भाइयों, बहनों और माता पिता के विषय में पूछकर उसकी चुप्पी तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि उससे पूर्व भी जब वे घर में घुसती थी तो सदा खिलखिलाती, चहकती, बकती, बोलती ही दिखती थी। खामोशी का सबब जानने के लिए उन्होंने उसकी तबीयत के बारे में पूछा और पूछ लिया उसके महीनों के दिन का हिसाब। लेकिन सब ठीक था और वो उसकी वजह से भी सुस्त नहीं थी। तीसरे दिन शाम को जब पति महोदय काम से वापस आए तो चाय वाय पीने पिलाने के उपरांत जब पति सहज होकर ड्राइंग रूम में सुबह के बचे अखबार को नियम के अनुसार बाँचने लगे, तो पत्नी ने बड़ी शालीनता से सधे हुए स्वर में कहा, मैं 2 रोज से आई हूँ, लेकिन सविता कुछ बड़ी खामोश दिख रही है, बड़ी अनमनी। पति ने अखबार में छपे एक एक्सीडेंट के डरावने विभत्स दृश्य से दृष्टि हटाकर किसी सामान्य खबर की हेडिंग को तलाशते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कह रही थी? तो किससे कह रही हूँ? है ही कौन मेरे तुम्हारे 2 के अलावा इस घर में? हैं?
कुछ अचंभे और झुंझलाहट मिश्रित स्वर में उलाहना देते मालकिन ने कहा, हाँ कहो, माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया। सोफे पर पीछे सरकते हुए पत्नी भय से पीड़ित और भयभीत होकर पति ने कहा कि तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ बताओ, क्या कह रही थी? अब तुमसे क्या बात करूं? जो व्यक्ति न मेरे बोलने को समझ पाए, ना ही, चलो छोड़ो, मैं कह रही थी। अपने लहजे और भाव पर नियंत्रण करते हुए पत्नी ने कहा, ये जो अपनी सविता है। अपने पिछले अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए स्मृतियाँ जोर डालकर पत्नी ने कहा, कौन सविता? पति बोले, लो हो गई छुट्टी। अब इन्हें बताओ सविता कौन है? अरे सविता काम करने वाली बाई, वो काम करने वाली लड़की। तो क्या हुआ उसे? सविता के व्यक्तित्व को पहचानते हुए पति ने कहा, वही तो बता रही हूँ, जब से आई हूँ। पति ट्रैक पर आकर तवज्जो से सुन रहा है कि नहीं। पत्नी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आई हूँ ना? आई होगी नहीं? आई हूँ, मैं आ गई हूँ। थोड़ा झुंझला कर पत्नी बोली, छोड़ो ऐसा, पहले तुम इस मनहूस न्यूज़पेपर को पढ़ लो। न जाने क्या रखा है इसमें, न जाने क्या पढ़ते ढूंढते रहते हो इस नास पीटे अखबार में। सुबह पढ़ेंगे, शाम को आकर सबक याद करेंगे। क्या कोई एग्ज़ाम देना है या जर्नलिज्म का कोर्स इससे कर रहे हो? अरे नहीं, बताओ, ये लो रखता हूँ इससे इस तुम्हारे दुश्मन अखबार को। कहकर उन्होंने अखबार को इस अंदाज पटका जैसे ताश खेलने वाला चाल को काटने के लिए आखिरी खिलाड़ी के रूप में ट्रम्प का पत्ता पटक कर फेंकता है। नहीं, ये तुम पढ़ लो, अब तो काफ़ी बचा होगा। अगर ये पेपर मेरा दुश्मन है तो तुम्हारे लिए तो ये क्या कहते हैं वो, अरे गुस्सा थोको, कहाँ तक आ गए थे? हाँ याद आया, तुम आ गई हो अपनी बहन के यहाँ से, आ गई हो कुशलता से, और वो काम करने वाली क्या कहते हैं, उसका क्या नाम बताया था तुमने? हाँ याद आया। अपने पिछले अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए स्मृति पर जोर डालकर पत्नी ने कहा, पेपर मेरा दुश्मन यदि है तो तुम्हारे लिए तो प्रेमिका से कम थोड़ी है। प्रेमिका मास्टर? व्यंग स्वरूप बोलते हुए वो थोड़ा रुकी और लहजे में परिवर्तन लाकर उनका, तुम ऐसा है, अब अपने इस नासपीटे माशूक अखबार से छुट्टी पा लेना तो बात कर लेंगे। मैं कब आई और काम करने वाली बाई का मामला क्या है, समझे? यह तो बाद में सुधार लेंगे, मेरा मतलब है समझ लेंगे। पति ने कहा, लेकिन पेपर मेरा माशूक नहीं है, यहाँ माशूका शब्द आएगा। मैं मेल हूँ तो इसका फीमेल माशूका होगा, ना कि माशूक। उन्होंने बात को स्पष्ट करते हुए कहा और स्वयं ही बड़बड़ाते हुए कहने लगे, न मालूम अखबार माशूका है होगा भी कि नहीं, क्योंकि अखबार स्वयं भी पुल्लिंग है। बहरहाल, अच्छा माशूका छोड़ो भी, आज तो तुम्हें कहीं शादी में जाना था। मुझे? पति ने कुछ हैरत से पूछते हुए कहा, हाँ तुम्हें। पत्नी ने कहा। तभी डोर बेल बजी तो बोल उठी, देखो कोई तुम्हारा चाहने वाला इस वक्त भी आ गया। मेरा इस वक्त चाहने वाला कौन हो सकता है? हाँ, सुबह ऑफिस जाते समय ज़रूर एक दो लोग अवश्य आ जाते हैं मेरी गाड़ी में लिफ्ट लेने के लिए, या कहो सहानुभूति के तौर पर मैं ही उन्हें दफ्तर तक ले जाता हूँ। तुम्हारा ही कोई मेली होगा। मेरा? चौंक कर पत्नी का, मेरे मेली और मेरे चाहने वाले, मुझसे भेंट करने वाले सुबह आते हैं, और वे हैं सब्ज़ी वाला, दूध वाला, कूड़े वाला और महीने की 8-10 तारीख का कबाड़ वाला। समझे? पत्नी ने समझाते हुए बेल बजने के मसले को पति के पाले में डालते हुए कहा। तभी दोबारा डोर बेल डबल टोन मारते हुए बजी। इस पर पत्नी बोली तेजी से झुंझला कर, जाओ देखो ना कौन आया है। अब क्या मैं रात के समय तुम्हारे होते हुए जाने अनजाने आदमी के लिए दरवाज़ा खोलूं और उसमें से क्वेरी करूं, कौन है आप, किससे मिलना है, क्या काम है, और वैसे भी कौन बाथरूम से नहाकर आए हो या आधे अधूरे कपड़ों में अर्धनग्न अवस्था में तुम खड़े हो? जाओ देखो ना, काहे खड़े निहार रहे हो, क्या आंखों से खा जाओगे? तभी डोरबेल तीसरी बार बजी और साथ ही दरवाजे पर नॉक शुरू हो गया। तो यह मुड़कर भुनभुनाते हुए मेन डोर की ओर बढ़े कि न तो स्वाद चाय का ढंग से ले पाए और न ही अखबार के संपादकीय और साहित्यिक पृष्ठ को पढ़ पाए जो शुक्रवार को आता था। मेन डोर खोला तो सामने उपाध्याय जी खड़े थे। उन्होंने एक अजीब सी मुखाकृति के साथ, जिसमें कुछ झुंझलाहट, कुछ तिलमिलाहट और कुछ मजबूरी और कुछ पत्नी का ठेलपन था, मैं विवश मुस्कान के उपाध्याय जी का दरवाजे से पीछे हटते हुए उनके लिए पथ प्रशस्त करने का प्रयास किया और
उपाध्याय जी अंदर घुसते ही सेकंडों में घर के वातावरण को आर्थर कॉनन डायल के जासूस के समान सूंघने का प्रयास किया और बहुत कुछ सही और गलत को आत्मसात कर घुमा फिरा कर कुछ निकालवाने की कोशिश करते हुए बोले, और बताओ बंधु क्या चल रहा था? बड़े थके थके दिख रहे हो। भाभी के साथ वो तो नहीं चल रहा था? इनके साथ उपाध्याय जी रहस्यपूर्ण तरीके से थोड़ा मुस्कुराए। नहीं यार कुछ नहीं, बस ज़रा ऐसे ही तुम्हारी भाभी के साथ। वही तो मैं कह रहा था, भाभी के साथ नहीं बंधु। उन्होंने उपाध्याय जी के संबोधन को संशोधन के तौर पर कुछ खींच कर कहा, अरे घर की समस्या थी, जानते ही आप कि घर में अनेक प्रकार की समस्याएं 4 बर्तनों के कारण होती हैं। 4 बर्तन? कौन से 4 बर्तन? बर्तन तो हर घर में होते हैं, और वे कौन से 4 बर्तन जिनसे समस्या होती है? अगर होती भी है तो बदल लो, उपाध्याय जी बोले। उन्होंने उपाध्याय जी का मुंह ध्यानपूर्वक देखा और ये जानने समझने का प्रयास किया कि उपाध्याय जी कहीं उसका व उसके परिवार का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, या फिर वो मुहावरों, कहावतों और प्रतीकात्मक भाषा से अनजान है, जिसकी उनसे उनकी उम्र और क्वालिफिकेशन के आधार पर ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा, बर्तन के अर्थ होते हैं लोग, लेकिन लोग तो तुम केवल 2 हो। 2 हो, यहाँ हम 2 और हमारे 2 नहीं, बल्कि हम 2 हमारे 4 हैं। भाई हम पति पत्नी, फिर काम करने वाली बाई, सब्जी वाला, दूध वाला, कूड़े वाला, महीने का कबाड़ वाला, पति ने व्याख्या की। लेकिन ये तो 5 हो गए। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए उपाध्याय जी ने कहा, अच्छा छोड़ो, कैसे आना हुआ बेवक्त, मेरा मतलब इतनी दूर से, और वो भी इस समय? लो भूल गए, उपाध्याय जी ने कहा, अरे अपने शर्मा के लड़के का एट होम है, मिलन मैरिज हॉल में। ओहो, मैं तो भूल ही गया। याद करते हुए उन्होंने कहा, परंतु ये नहीं उच्चारित किया कुछ देर पहले इनकी पत्नी महोदय शादी पर जाने की बात को याद दिला चुकी हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, उपाध्याय जी बोले। मैं बैठा हूँ, बल्कि भाभी जी के हाथ की गर्मा गर्म चाय का जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ क्या, अभी बनवाता हूँ। और हाँ, तू भी पिएगा? जल्दी जल्दी अपनी बात को उत्साह के साथ स्खलित करते हुए उपाध्याय जी सोफे से खड़े हुए और किचन की ओर जाने के लिए उद्यत हुए। बैठो मेरे भाई, मैं अभी कहकर चाय बनवाता हूँ, तब तक तुम अखबार पढ़ो, मैं ज़रा शरीर पर पानी डालकर फ्रेश हो लेता हूँ। बस 10-12 मिनट का खेल है, कहकर गृह स्वामी ने टॉवेल उठाई और बाथरूम में दाखिल हो गया। उपाध्याय जी उनके यहाँ 2-1 महीने आते जाते रहते थे, इसलिए एक सीमा तक काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे। गृह स्वामी के बाथरूम में जाने के उपरांत थोड़ी देर तो अखबार पर इधर उधर नज़र डालकर मुंह मारते रहे, परंतु मन रमता न देखकर उपाध्याय जी उठे और लॉबी से सटे मॉडर्न किचन की ओर गामजन हो गए। दूर से उन्होंने कहा, और भाभी जी सब ठीक है? संक्षिप्त उत्तर दिया, और इस समय उपाध्याय जी का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यद्यपि उनका बहुत आदर करती थी, फिर भी उनसे उम्र, रुतबे, क्वालिफिकेशन, जॉब, अब पति से सीनियर होने के बाद भी उन्हें भाभी जैसे संबोधन से आदर देते थे। सब ठीक है भाभी जी? उपाध्याय जी ने एक बार फिर उसी प्रश्न को शब्दों का क्रम बदलकर ये सोचकर दोहरा दिया कि शायद वो सुन नहीं पाई हैं। हालांकि गृह स्वामिनी के उत्तर को वह सुन नहीं पाए थे। ठीक है कहते हुए महिला ने उबलती चाय के भगोने को कैचर से आंच से दूरी प्रदान करने के लिए ऊपर उठा लिया। और माताजी कब आ रही? उपाध्याय जी ने उनकी माताजी के विषय में बात प्रारंभ करके बात चालू करने का प्रयास किया। ठीक है, पुनः महिला ने उत्तर दिया और चाय को 3 मगों में डालने लगी। जी क्या कह रही हैं आप? चौंकते उपाध्याय जी बोली। कहा तो ठीक है, कुछ उलझते और कुछ हीनता से ग्रस्त होकर उनके मुंह की ओर देखते हुए बोली। मैंने कहा था भाभी जी, माता जी अर्थात आपकी माँ जी कब आ रही हैं? समझाते हुए उपाध्याय जी ने अंत में एक हल्की सी मुस्कान दी। ओह, अब वह मुस्कुराएं को शर्माते उनका, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ आज परेशान चल रही हैं, है ना भाभी जी? आपके चेहरे हाव भाव से पता चल रहा है। क्या बताऊं? नहीं आप बताइए, शायद आपकी मैं कुछ मदद कर सकूं। राम भक्त हनुमान के समान सेवा के लिए अपने को प्रस्तुत करते हुए उपाध्याय जी बोले। जब से अपनी बहन के घर से आई हूँ बस। क्या बहन की तबीयत खराब हो गई है या उनके घर में किसी प्रकार की समस्या आ गई है? नहीं, समस्या मेरे घर में खड़ी हो गई। यहाँ खड़ी हो गई? हाँ, क्या समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। सीने पर हाथ मारते हुए जो दिल की ओर अधिक जा रहा था, उपाध्याय जी स्त्री लोलुपता दिखने लगी। गृह स्वामी ने अपनी व्यथा कथा उपाध्याय जी के सामने संपूर्ण रूप से आवश्यक एवं उजागर करने योग्य प्रस्तुत कर दी।
उपाध्याय जी 2-1 मिनट खामोश रहे और गृहस्वामिनी के सोफे की ओर चाय ले जाते हुए उनका अनुकरण किया। एक सीटर पर बैठने के उपरांत उपाध्याय जी बोले, आपने उसे पैसे तो नहीं दिए? शायद अभी तो नहीं, याद भी नहीं आ रहा उसकी निश्चित तिथि निकल गई है या आने वाली है। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिए हैं तो आसान रहेगा, नहीं तो फिर दूसरी तरकीब। मेरा मतलब है कि अगर भाभी जी आपने उसे पैसे नहीं दिए हैं तो उसे इस पगार में न दूं और अगले महीने के लिए टरका दूं। गृह स्वामिनी ने कहा, अरे नहीं, आप तो उतावली हुई जा रही, पहले बात तो सुनिए। जी बोले। एक धीर विद्यार्थी की तरह ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करते हुए बोली, सुनिए ध्यानपूर्वक जो मैं कहना चाह रहा था। अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो अभी मत दीजिएगा। अब ज़रा बात को तवज्जो से सुने और समझें। मेरा एक गांधी परिवार से ताल्लुक़ है। सोनिया गांधी राहुल गांधी से? अरे भाभी, आप भी क्या मजाक कर रही हैं। वो गांधी परिवार नहीं तो नीलेश और मनीष गांधी के पिता जगराम गांधी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिग्ना दीदी के यानी उनके पति की बात कर रहे हैं? जी, उनके यहाँ का उसूल था क्या, अभी भी है। और नीलेश मनीष भी यही करते हैं कि महीने का पैसा तब दो जब अगले माह के कम से कम 10 दिन चढ़ जाएं। इससे कर्मचारी भागता नहीं, भागे तो 10 दिन की पगार गई। तो मैं क्या करूं? पत्नी बोली, ये तो तब है जब आपने पगार नहीं दी। अगर दे दी है तो पिताजी के पुराने मेली ठाकुर साहब हैं, राजनाथ सिंह राजपुर पुखराया वाले, उनकी विधिवत प्रयोग करेंगे, आप चिंता न करें। तभी मेज़बान अर्थात घर की मुखिया जी नहाने के बाद तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गए। अपनी चाय का कप उठाकर होठों तक लाते बोले, अब तक तो चाय ठंडी हो गई हो, जाने से पहले लाकर क्यों रख दी? पहला घूंट लेकर संतुष्ट होते बोले, ठीक है चलेगी, इतनी बड़ी भी नहीं है चाय। क्या पेटीएम ब्रांड है? मतलब गृहस्वामिनी ने कहा। मतलब छोड़ो, देर हो रही, वैसे ही इस समय तुमने से इतना समय लगा दिया, क्या ज़रूरत थी नहाने की? क्या 10-20 दिन से नहीं नहाए थे हो? उपाध्याय जी बोले। अब उठो राकेश, मोटे फ्रेम चश्मे के भीतर से मुस्कुराकर देखते हो? उपाध्याय जी बोले। गृहस्वामिनी की ओर एक अजीब सी मुस्कान देख करके कि अब जाल में फंसेगी चिड़िया। अच्छा भाभी जी, आप परेशान और दुखी ना हो, कल बात होती फ़ोन पर या शाम को घर आकर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं इन काम करने वालियों को अच्छी तरह हैंडल कर लेता हूँ। यह कला मेरे अंदर बड़ी मशक्क़त से आई है। एक बार फिर वह ख़ास अंदाज से मुस्कुराए। उपाध्याय जी, आपका भाषण ख़त्म हो गया तो चला जाए? चलो अभी जाना है, खाना है और मस्ताना है दोस्तों से मिलकर, और वापस भी होना है। 9:15 तो यहीं बच गए। तुम्हारी समस्याएं पत्नी को तुम सुनते समझते मध्यम ध्वनि के साथ हो करके उपाध्याय जी स्वयं ही हंसकर गलती का अप्रत्यक्ष निवारण करने लगे। गृह स्वामिनी उनके घर से बाहर निकलने पर उठी और दरवाजे सिरे को एक प्रकार से झटक कर मेन डोर को ऊपर और बीच वाले 2 स्थानों से सुरक्षात्मक रूप से बंद कर दिया। टेबल पर 3 मग लेकर किचन की ओर बढ़ी और सोचने लगी, 20 वर्षीय साधारण नए नक्श वाली सांवली लड़की जो घर की साफ सफाई का काम करती है क्यों खामोश है? क्या उसका खामोश पति खामोशी से उसके पीछे अपने विद्यार्थी जीवन की उम्र की कोई हरकत तो? रात को राकेश कितने बजे एट होम से लौटा पता नहीं। सोने से पहले उसने इंटरलॉक का प्रयोग करके मेन डोर बंद कर लिया था और पुरुष द्वय जाने के बाद जो 2 सिटकिनियाँ लगाई थी खोल दी थी, जिससे रात को कच्ची पक्की नींद से सुनहले सपनों, जिसकी घर के टेंशन के कारण संभावना कम थी, को कुचलते हुए उठना न पड़े। राकेश के ऑफिस जाने से पूर्व उसने रोज़ के कार्य भारी भांति निपटाए और स्वयं भी राकेश के जाते जाते उसकी सारी तैयारियों को तुरंत पूरा कर दिया और फिर नाश्ते करने पे बैठ गई ताकि उसे पूरा समय सविता से संबंधित सोचने को मिल जाए। उसने मन ही मन पूरा प्लान कर लिया। यद्यपि पूरा क्या था, समस्या तो थी परंतु कारण न था और न ही निवारण। उसने सोचा पहले सीधे नहीं तो घुमा फिरा कर ही पूछ लेगी कि उसे पैसे महीने के मिले या नहीं, फिर आगे बात करेगी। निर्धारित समय पर सविता ने घर में पदार्पण किया।
झाड़ू, ब्रश और डस्टिंग का कपड़ा लेकर वो पीछे वाले कमरे में, जिसमें भूरा कालीन बिछा था, घुस गई। 10-12 मिनट में उस कमरे से बाहर आ जाती थी, परंतु जब 15-18 मिनट हो गए तो सशंकित हो उठी और उठकर कमरे के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। देखती क्या है, सविता दोनों घुटनों पर ठुड्डी रखे नम आँखों से, कोरों से आंसू बहते हुए बह चुके थे, धीरे धीरे धीमी मशीन की तरह से हाथ से कालीन पर ब्रश फेर रही है। यह ब्रश स्वतः कालीन पर फिर रहा था। सविता, ओ सविता, पहली बार न सुनने पर दूसरी बार ऊंची और तेज आवाज में मालकिन ने कहा, क्या बात है, तेज हाथ चलाओ, आज तुमसे एक बात करनी। जी, संक्षिप्त उत्तर के साथ उसने बाएं हाथ से आंखों के आंसुओं को समेटा और तेजी से ब्रश कालीन पर चलाकर और कुछ दरवाजों पर कपड़ा फटकारते हुए पीछे एक गंभीर नज़र डालते हुए कमरे से बाहर निकली। हॉल में आकर एक और नारियल, झाड़ू, ब्रश और कपड़ा रखा और एक सांस ली। गृह स्वामिनी ने उसकी दशा देखी और बात को प्रारंभ करने की सोच ही रही थी कि देखा, 3-4 कदम आगे बढ़कर एक खंबे का सहारा लेकर बुत की तरह खड़ी हो गई। क्या बात है सविता, क्यों अजीब सी पत्थर बन के खड़ी हो गई हैं? वाक्य के अंत तक आते आते कुछ लाउड होकर बोली। आंटी कहकर सविता गृह स्वामिनी की ओर चीखते हुए भागी कि वे गिरते गिरते बची यदि वे संभल न जाती, सविता के लोड को संभालते हुए। फिर सविता ज़ारो कतार रोने लगी। क्या बात है सविता कहकर जब उन्होंने सविता का मुंह उठाकर उसे अपने से कुछ दूर करना चाहा, तब तक उसका रोना कम, बल्कि कहिए काफ़ी हद तक बंद हो चुका था। उसका क्या होगा, क्या होगा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे किसी कीमत पर। कौन? गृह स्वामिनी ने कहा। क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जितनी देर वो रुक रुक कर एक एक शब्द पर जोर देकर बोलती, उतनी देर में वो और उनका दिमाग हर ओर तीव्र गति से घूमकर पुनः पति पर केंद्रित हो गया कि शायद ये काफ़ी दिन से चल रहा है। उसकी नामालूमात में अब तो कई महीने का मामला हो चुका होगा। 4-5 माह को ख़त्म करना आसान नहीं होता। देखो सविता, तुम परेशान न हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और ख़ासकर मैं तो पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। जब से बहन के यहाँ से आई हूँ तो मैं परेशान और दुखी देखकर मैं स्वयं उलझी बन चल रही हूँ। थोड़ा रुक कर उसके चेहरे पर दृष्टि डालकर आकलन करते हुए बात पूरी की। देखो, जो पैसा लगता है मैं दूंगी, तुम मामलात अपने ठीक करा लो। देखो, गलती किसी से भी हो जाती है और ज़्यादातर गलतियों को पैसा लगाकर ठीक कर लिया जाता है। सविता कोई जवाब नहीं देती है। क्या मसला है और कब का मामला है? गृह स्वामिनी बोली। जहाँ पैसा लगेगा हम लोग तुम्हारे अंकल देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। खामोश रहें, यही अच्छा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कह रही? चेहरे को चुनरी से पोंछते हुए सविता ने कहा और एक लंबी सांस ली। सविता, जो अब तक ज़मीन पर फसकरा मारकर बैठ गई थी, उसने कुछ निश्चिंत होने का प्रयास किया और मालकिन से कहा, आंटी एक गिलास पानी ठंडा दे दीजिए। हिम्मत नहीं हो रही कि स्वयं ले लूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। ऐसी हालत में यही कुछ होता है, परेशान ना हो। थैंक यू आंटी जी। हाँ, अब बताओ, तुम पानी पीकर पहले से बेहतर दिख रही हो। आंटी हंसते हुए सविता बोली, जो अभी तक बेसूर है। आप भी कहेंगे कि पागल हूँ या हो गई हूँ। अभी रोती हूँ, फिर हंसती हूँ और फिर कभी खामोश रहती हूँ, है ना? नहीं, उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए मन ही मन उसे पागल या मानसिक रोगी मानते हुए अजीब सी जुगुप्सा का एहसास करते हुए कहा, तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ। आंटी, आप जानती मेरी 3 बहनें हैं। मुझसे छोटी कविता ख़त्म हो गई। हाँ, बड़ी 2 बहनें आभा और विभा हैं। माँ शोभा है, शोभा देवी। ठीक, गृह स्वामिनी ने कहा। किन्हीं कारणों से मैं नानी जी के यहाँ पली बढ़ी। 12 साल की उम्र में शहर पढ़ने आ गई तो नानी जी ने छोटे तीसरे नंबर के भाई मोहित को अपने पास 7 साल की उम्र में बुला लिया। मोहित भी नानी से अधिक प्रेम करता था। नानी साल साल कमज़ोर होने लगी। मोहित घर के और किसानी के कामों में मामा जी अधिक लगाने लगे, लेकिन नानी जी सदा मोहित का अधिक ध्यान रखकर काम से बचाती रहती थी। आप जब कई दिनों के लिए बहन के यहाँ गई थी तो नानी जी वहाँ गांव में मर गई। मैं कई दिनों से इसी चिंता में मरी जा रही हूँ। मैं जानती हूँ उस घर के हालात, लेकिन मेरी माता और बहनें नहीं। मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ूंगी उसे।
मैं जानती हूँ उसका क्या होगा। मामा जी मोहित को अब पूरी तरह से पक्का नौकर बनाकर उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अचानक ऊंचे स्वर में उद्वेलित होकर सविता फिर चीखते हुए रोने लगी। गृह स्वामिनी चैन की सांस लेते हुए उठी और सविता के सिर पर ममता से भरा हाथ फेरने लगी। आशा है ये कहानी खामोशी का राज आपको पसंद आई होगी। इसके विषय में आप अपने कमेंट दें, लाइक करें और जैसा हो बताएं। धन्यवाद।